आज का भी टॉपिक जो अपना है वो मेटल कार्बोनिल से रिलेटेड है और इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग के बारे में है। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो इनकी बॉन्डिंग के ऊपर रहेगा। कुछ हम इनके रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं। कार्बोनिल वर्ड हम जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेमिंग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्सेस को जब भी हम नेमिंग करते हैं तो इनऑर्गेनिक की नेमिंग के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वर्ड यूज करते हैं कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल का मतलब क्या होगा? मेटल कार्बोनिल का मतलब होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनना किसके साथ? मेटल के साथ। और मेटल मोस्टली कौन से होंगे? ट्रांजिशन मेटल्स होंगे। बट आपने एक नोट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। हमें पता है कि ट्रांजिशन मेटल की टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। और उनकी ये टेंडेंसी क्यों है? क्योंकि उनके केस में चार्ज डेंसिटी हाई है। चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं चार्ज बाय साइज रेशियो। और इन सभी मेटल एटम्स के पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। बट सबसे मेजर पॉइंट ये होता है कि इनमें चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से इनके कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। साइज स्मॉलर है और चार्ज हाई है। बट मेटल कार्बोनिल्स में आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखोगे कि इनमें मेटल कोई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है जैसा बाकी केसेस में देखने को मिलता है ट्रांजिशन मेटल्स के। या तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जीरो या होगी लो पॉजिटिव। लो पॉजिटिव का मतलब +1 हो सकता है। और इवन के कई केसेस में तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकती है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल्स के साथ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में या लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में या इवन के नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इतने स्टेबल कंपाउंड कैसे बना देते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपन जब बीबीटी करते हैं तो उस टाइम पढ़ते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल। जो ये मेटल कार्बोनिल है इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और ये कॉम्प्लेक्स हाईली स्टेबल है। इसी तरीके से आप देखोगे पेंटा कार्बोनिल आयरन, इसमें भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो है। इसी तरीके से आप वनेडियम का कॉम्प्लेक्स देखोगे जिसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 है। तो आप देखोगे कि ये कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये है कि इन सभी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो जीरो मिलेगी या -1 मिलेगी या कई केसेस में +1 मिलेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जब मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जीरो, लो पॉजिटिव या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तब हम उन कॉम्प्लेक्सेस को बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। तो पहले आपको इनकी स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। What are metal carbonyls? These are the complexes of carbon monoxide with the transition metals in zero, low positive और negative oxidation state। अब आपने दूसरी बात ये नोट करनी है कि अगर मैं लुईस सिंबल के बेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर में कार्बन के पास आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। बट ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड बनाने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो उन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन को डोनेट करके जो ऑक्सीजन होगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल इसमें आपको 3 बॉन्ड मिलेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। ऑक्सीजन पे भी एक लोन पेयर होगा और कार्बन पे भी एक लोन पेयर होगा। तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन एक डोनेट किए हैं कार्बन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो इस स्ट्रक्चर में देखोगे आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो 3 है। तो सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। दूसरी बात लॉन पेयर जो है वो एक ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है और दूसरा जो प्रेजेंट है वो कार्बन पे प्रेजेंट है। तो जो कार्बन अपना लॉन पेयर जब भी किसी मेटल को डोनेट करेगा
तब ये जाके क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सबसे बेसिक बात आपने ये समझनी है कि CO के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक लॉन पेयर तो कार्बन के पास होता है और दूसरा लॉन पेयर किसके पास होता है, ऑक्सीजन के पास होता है। और इन लॉन पेयर में से जब भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन होनी है तो ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर डोनेट नहीं कर रहा। कौन डोनेट कर रहा है, कार्बन अपना लॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये आपको सबसे पहले बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कोई स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की। बट स्ट्रॉन्ग लुईस बेस ना होने के बावजूद भी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। तो पहला तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, इसको हम बोलेंगे सिग्मा डोनर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ये कार्बन मेटल के साथ, तो CO यहाँ पे क्या है, सिग्मा डोनर है। बट डोनर का जो लुईस बेस कैरेक्टर है वो कोई बहुत हाई नहीं है, CO कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो। ठीक है, पर फिर भी वो स्टेबल बॉन्ड कैसे बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बना रहा है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई हाई नहीं है, जीरो है या लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरी इंटरेस्टिंग बात इनमें ये है कि ज्यादातर मेटल कार्बोनिल जो आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पढ़ा है उसको ओबे करते हैं। 99% मेटल कार्बोनिल इस रूल को ओबे करते हैं। जैसे आप NiCO4 के केस में देखो, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है तो निकल के 28 इलेक्ट्रॉन है और 4 CO टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया 36। EN रूल ओबे हो रहा है। आयरन के केस में आयरन के 26 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे 5 CO ग्रुप से, तो 36 है। वनेडियम का नंबर 23 होता है और 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 12, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 36। तो मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल लिखे थे और तीनों के तीनों एग्जांपल्स में आप देखोगे कि EN रूल क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है। तो मेटल कार्बोनिल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मेटल कार्बोनिल के सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं है कोई CO, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। नंबर 2, यहाँ पे मेटल मैं बार बार कह रहा हूँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलेगा मेटल। मोस्टली हम कॉम्प्लेक्सेस में मेटल को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं। और 99% जो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और यही कोई कॉम्प्लेक्स जब EN रूल को फॉलो करता है तो वो स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्सेस। तो अब सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो इनकी बॉन्डिंग के बारे में है। बट बॉन्डिंग डिस्कस करने से पहले मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करूंगा जो हम MOT थ्योरी के बेस पे पढ़ते हैं। तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर था और ये एक हेटेरो एटॉमिक सिस्टम है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो ये एक हेटेरो डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है या डायन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। और जब भी हेटेरो सिस्टम आ जाए आपने नोट करना है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के नजदीक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कार्बन है जैसे इस केस में, उसके नजदीक होते हैं एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो तरीके के ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं, एक लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल बॉन्डिंग और एक हायर एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग। तो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल क्लोज होते हैं ऑक्सीजन के जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन के नजदीक होंगे एंटी बॉन्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कार्बन का 2s और ऑक्सीजन का 2s, तो इस तरफ मेरे पास कार्बन है, इस तरफ ऑक्सीजन है। तो आप नोट करोगे कि कार्बन के 2s से ऑक्सीजन के 2s की एनर्जी कंपैरेटिवली लोअर है। क्यों लोअर है, क्योंकि ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरी बात ऑक्सीजन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स होंगे उनमें ये डिफरेंस होगा कि कार्बन के ऑर्बिटल से ऑक्सीजन के ऑर्बिटल कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी के होंगे। आप 2s और 2s का कंपैरिजन देखो, 2p और 2p का देखो।
अब 2s और 2s के कॉम्बिनेशन से बनने हैं दो ऑर्बिटल, एक बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा सिग्मा स्टार। ये है आपका एंटी बॉन्डिंग और ये वाला आ गया आपका बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होगा जो दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी वाइज लोअर होगा, एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, हायर होगा। इसी तरीके से अगर आप 2p और 2p के कॉम्बिनेशन से देखो, तो अगर हम z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान ले तो z एक्सिस पे सिग्मा बनेगा, x और y एक्सिस पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले आपके पास आएंगे पाई 2px पाई 2py एनर्जी वाइज, फिर आएंगे सिग्मा 2pz, और सबसे हायर एनर्जी के जो होंगे वो होंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और सबसे हायर एनर्जी का होगा सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें CO में, तो कार्बन के पास S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में भी 2 है, और ऑक्सीजन के पास S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। 2p4 कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑक्सीजन की। तो अगर आप S के इलेक्ट्रॉन मिला के देखोगे तो S के टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 4, 2 CO कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करोगे जिसके अंदर 2 को सिग्मा 2s में और 2 को सिग्मा स्टार 2s में। P के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए 2 + 4 6, तो आप इस वे से फिल करोगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे पाई 2px पाई 2py में, फिर पेयरिंग हो जाएगी, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अगले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, सिग्मा 2p में। तो अगर आप CO की कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैंने 1s को ड्रॉ नहीं किया तो K शेल को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट होता है सिग्मा 2s से जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद जो नेक्स्ट हायर लेवल आता है वो आता है पाई स्टार सॉरी पाई 2px जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद आता है पाई 2py जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर आता है सिग्मा 2pz जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और सबसे हायर एनर्जी का आता है सिग्मा 2s2। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। यहां से आपको बॉन्डिंग का आइडिया आएगा। तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो है सिग्मा स्टार 2s जो एंटी बॉन्डिंग है, सबसे ऊपर वाला लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं HOMO। HOMO का मतलब होता है, H का मतलब हाईएस्ट, होमो बोल देते हैं इसको, O का मतलब होता है ऑक्यूपाइड, M का मतलब मॉलिक्यूलर, O का मतलब ऑर्बिटल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल कौन सा है, सिग्मा स्टार 2s है। और आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे यहाँ पे, जो इसके ये वाले एंटी बॉन्डिंग है ये एम्प्टी है। तो जब मैं बॉन्डिंग डिस्कस करूंगा ना तो मैं बार बार कहूंगा भी कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एम्प्टी थे, उनमें मेटल से इलेक्ट्रॉन आ गए। तो वो मैं जो एंटी बॉन्डिंग कह रहा हूँ वो कौन से होंगे, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। ये चीज आपने समझनी, इस चीज को आपने क्लियर करना है। तो सबसे हाईएस्ट लेवल जो ऑक्यूपाइड है वो एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टार 2s है, और उसके बाद जो एम्प्टी लेवल है वो कौन सा है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ये अनऑक्यूपाइड है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं लुमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये होमो है सिग्मा स्टार 2s, और ऊपर वाला क्या है, लुमो है। ये दो बातें आपने समझनी है। तो एंटी बॉन्डिंग है जो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py वो CO में खाली है, सिग्मा स्टार 2s भरा हुआ है, और जो पाई बॉन्डिंग आ रहे हैं पाई 2px पाई 2py ये भी फिल्ड है। तो अगर अब मैं CO में यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8 है, और एंटी बॉन्डिंग सिर्फ सिग्मा स्टार 2s के 2 हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था अभी C और O में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए हैं 2, ठीक है, वो कौन से लेवल में प्रेजेंट है, अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, सिग्मा स्टार 2s में, एंटी बॉन्डिंग में। तो ये चीज आपने यहाँ पे नोट करनी है पहली। तो अब जब भी बॉन्डिंग होती है मेटल कार्बोनिल में, तो बॉन्डिंग के लिए पहले आपको CO का डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है। पेपर में आपको इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीजें बताई हैं ये सारी।
ठीक है। अब आपने जब मेटल और कार्बोनिल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है तो आपने जो बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है सबसे पहले वो लीनियर मेटल कार्बोनिल के लिए करनी है, जो अपने सिलेबस के अंदर है। लीनियर मेटल कार्बोनिल का मतलब मेटल के साथ CO इस वे से क्या होगा, बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, मतलब इसमें जो CO होगा वो एक ही मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा और एज ए टर्मिनल ग्रुप बॉन्डिंग कर रहा है। टर्मिनल जो मींस एंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट करनी है कि जो CO है उसकी लुईस एसिडिटी बहुत स्मॉल है। ठीक है, बट फिर भी वो हमने कहा था कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जब मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्डिंग होती है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में देयर इज अ डेटिव। डेटिव का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देयर इज डेटिव ओवरलैप ऑफ filled orbital of carbon monoxide and suitable empty orbital of the metal atom, forming metal carbonyl coordinate bond। तो सबसे पहले क्या करेगा, CO मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, मेटल का कोई ना कोई ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल के साथ CO अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, ये CO का मॉलिक्यूल आ गया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। और ओवरलैपिंग से CO के इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सूटेबल एनर्जी के d ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ट्रांसफर होते ही मेटल और इसके अंदर क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप हो गया और C और ऑक्सीजन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपका मेटल के साथ CO ने कौन सा बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड है, पहला आपका सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड बनने के टाइम CO ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसीलिए इसे हम बोलेंगे सिग्मा डोनर। तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि CO ने अपने इलेक्ट्रॉन जो थे वो डोनेट कर दिए इसको मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल को, और मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए आपको पता है कि वो कहां से होंगे, वो इस लेवल से होंगे जो सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। इस लेवल से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डोनेट होंगे। ठीक है, कौन कहां से जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग से जाएंगे। ये चीज आपने नोट करनी है, जो मैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिखा रहा हूँ वो यहाँ से हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद सेकंड, जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट होने से सिग्मा डोनर होने के कारण मेटल पे इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो सिग्मा डेटे बॉन्ड जो बना, सिग्मा डेटे बॉन्ड, इट्स इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल एटम। उसने मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल गए। ठीक है, तो अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन मिले तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब मेटल है जो वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जिसकी वजह से ये मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मेटल के लिए मुश्किल है, क्योंकि मेटल या तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है या उस पर बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है, या कई केसेस में इवन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है यहाँ पे कि जब CO क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से जो सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आती है। तो फिर इस चीज को काउंटर कैसे करते हैं, काउंटर करने के लिए क्या होता है, सेकंड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं पाई ओवरलैप।
ठीक है, सेकंड को हम बोलते हैं पाई ओवरलैप। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम filled metal d orbitals into vacant anti-bonding pi star orbitals of carbonate, और जिसकी वजह से मेटल है जो वो CO के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बट ये पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन। तो पहले तो मेटल ने CO से इलेक्ट्रॉन लिए थे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, बट उसकी वजह से मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो अब क्या कर रहा है मेटल, CO को वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जो मेटल का d ऑर्बिटल है ना, जो फील्ड है, अगर मैं मेटल का यहाँ पे फील्ड d ऑर्बिटल शो करूं, तो वो फील्ड d ऑर्बिटल, ये वाला फील्ड d ऑर्बिटल है मेटल का, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ना वो अपने इलेक्ट्रॉन बैक ट्रांसफर कर रहा है। और बैक ट्रांसफर कहाँ पे कर रहा है, बैक ट्रांसफर कर रहा है वो CO के एंटी बॉन्डिंग में। क्योंकि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में ऊपर बताया था कि CO का जो एंटी बॉन्डिंग है, CO के केस में जो एंटी बॉन्डिंग है, अभी अपन ने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो आप डायग्राम में, ये वाला लेवल CO का एंटी बॉन्डिंग, यहाँ वाला लेवल ये खाली पड़ा है। तो मेटल इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, और CO ने यहाँ से ट्रांसफर किए थे मेटल को। तो CO ने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके मेटल के साथ सिग्मा बनाया था। मेटल इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके क्या बना देगा, पाई बना देगा। तो पाई बॉन्ड क्या है, बैक बॉन्ड है। मेटल से इलेक्ट्रॉन वापस किस में आ रहे हैं, CO में आ रहे हैं। तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड के लिए CO ने इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए, बट मेटल पे उससे चार्ज बढ़ गया। तो मेटल ने उस चार्ज को कम करने के लिए क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन थे जो d ऑर्बिटल के, वो वापस ट्रांसफर कर दिए किसके, CO के एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल और CO में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये प्लस प्लस वाले जो वेव फंक्शन है ये कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, पाई ओवरलैप। ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है बैक डोनेशन से। तो अब पाई बॉन्ड से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड से, इस पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन से क्या हो गया कि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब ये हुआ है कि मेटल ने वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी किसको, CO को। तो दो सिचुएशंस है आपके पास। पहली सिचुएशन में क्या था, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे CO ने, ये था सिग्मा डोनर, CO सिग्मा डोनर था। अब मेटल ने वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए किसको, कार्बन को, और कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई। तो अब CO क्या है, पाई एक्सेप्टर है। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसने मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो अब बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग से, बैक बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। जो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी ना, उस डेंसिटी को अब ये पाई बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो डेंसिटी के कम होने से स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, डेंसिटी के कम होने से क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। दूसरी बात, इस बैक बॉन्डिंग से मेटल और CO बॉन्ड था जो ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले तो सिग्मा बॉन्ड ही था, अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड और आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। तो इससे मेटल और कार्बोनिल की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी पाई बॉन्ड की वजह से। तो इसीलिए आप देखोगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बॉन्डिंग इंटरेस्टिंग क्यों है, कि मेटल
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बना रहा है। कारण क्या है, क्यों बना रहा है? क्योंकि CO क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, और इस पाई एक्सेप्टर लिगेंड होने की वजह से मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को CO को बैक ट्रांसफर कर सकता है, और बैक ट्रांसफर करते ही कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। एक तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। और दूसरी बात, एडिशनल बॉन्डिंग की होने की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी रहती है CO की, क्योंकि CO क्या है, पाई एक्सेप्टर है। अब आपने एक चीज यहाँ पे समझनी है, जो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रेंथ दे रहा है और सिग्मा पाई को स्ट्रेंथ दे रहा है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं सिनर्जी। ठीक है, देखो पाई बॉन्ड सिग्मा को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्यों स्ट्रॉन्ग करेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से कम कर रहा है। अब सिग्मा पाई ने तो सिग्मा को स्ट्रॉन्ग कर दिया, बट सिग्मा पाई को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा, ये चीज भी आपने समझनी है। क्योंकि जब सिग्मा डोनेशन होगी मेटल और कार्बन के बीच, तो उससे वो मेटल और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोज आएंगे, फिर ही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ना। तो सिग्मा को पाई यहाँ पे स्टेबल कर रहा है और पाई को सिग्मा बॉन्ड क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। तो एक बात तो आपने ये समझनी है कि पाई डोनेशन से क्या होता है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। दूसरी बात, मेटल और कार्बन के बीच तो बॉन्ड बढ़ गए, बट बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग से ये होगा कि इलेक्ट्रॉन गेट फिल्ड इन एंटी बॉन्डिंग ऑफ CO। अब जो इलेक्ट्रॉन आए ना, वो CO के एंटी बॉन्डिंग में आए। कहां पे आए? अगर आप देखोगे इस डायग्राम में, तो इस लेवल पे आके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फिल हो गए यहाँ पे। तो जैसे CO के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में नंबर बढ़ जाएगा। जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में नंबर बढ़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, अब ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसी दो इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी, तो एंटी बॉन्डिंग में अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप अगर इस पूरी पिक्चर को अब आप समझो, तो मैं अगर आप कंपाइल करके लिखूं यहाँ पे, तो क्या पिक्चर बन रही है आपके पास। जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एंटी बॉन्डिंग ऑफ CO में, तो उससे CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब आप पूरी पिक्चर देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड था स्टार्टिंग में, जब उसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो मेटल और कार्बन में था सिंगल बॉन्ड। जब मेटल ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसके एंटी बॉन्डिंग में, तब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जैसे ही पाई बॉन्डिंग होती है, पाई बैक बॉन्डिंग होती है, उससे क्या होता है, पाई बैक बॉन्डिंग से मेटल और कार्बन के बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बट C और O के बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले वहां पे ट्रिपल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड रह गया। तो बैक बॉन्डिंग क्या करती है, मेटल और कार्बन के बॉन्ड को तो स्ट्रेंथ देता है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या कर देता है, वीक कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे जैसी इसके बॉन्डिंग वीक होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो पाई बॉन्डिंग क्या करता है, इसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर को बढ़ाता है। तो बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है, एक तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड पहले से स्ट्रांग हो रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पहले से क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल्स के साथ लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे बॉन्डिंग कर लेता है, इसको आपने इस वे से एक्सप्लेन करना है कि स्टेबल बॉन्ड ये कैसे बना लेता है। स्टेबल बॉन्ड इसके पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर के साथ बना लेता है, इसीलिए इसे पाई एसिड लिगेंड भी बोलते हैं। और सिग्मा बॉन्ड पाई को स्टेबल करता है, पाई सिग्मा को स्टेबल करता है, इसको हम बोलते हैं सिनर्जी फैक्टर। इस वजह से इसके कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो पहले क्या करेगा, CO अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, वो सिग्मा डोनर है, वहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उससे मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। मेटल क्या करेगा, अपने फिल्ड d ऑर्बिटल से बैक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग में।
तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड में। तो कार्बन और ऑक्सीजन में तो ट्रिपल से डबल हो गया, मेटल और कार्बन में सिंगल से डबल हो गया, तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो बढ़ गई, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इस सिनर्जिक फैक्टर या पाई एक्सेप्टर लिगेंड होने की वजह से मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, हाईली स्टेबल बॉन्डिंग करते हैं। देखो लास्ट अब हम डिस्कस कर रहे थे मेटल कार्बोनिल के बारे में, और इसके अंदर हमने बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया था। और बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जब भी मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच बॉन्डिंग होती है तो उस बॉन्डिंग के टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, और वहां पे वो सिग्मा डोनर है कार्बन मोनोऑक्साइड। बट कार्बन मोनोऑक्साइड के सिग्मा बॉन्ड बनाने की वजह से जो मेटल होता है वो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर या तो लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इवन के कई केसेस में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है, और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है। तो उस वजह से मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो उस मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज करने की वजह से स्टेबिलिटी में कमी आएगी कॉम्प्लेक्स की। तो फिर मेटल क्या करता है, मेटल अपने सूटेबल डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को बैक रोटेट करता है किसके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का बैक फ्लो होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है न्यूट्रल फॉर्म के अंदर, जब वो बॉन्डिंग नहीं कर रहा तो वो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। जैसे ही मेटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, तो हमें पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। तो जैसी बैक डोनेशन होगी तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसी बैक डोनेशन होती है, बैक डोनेशन से दो इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आएंगी। क्या, एक तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड था, अब बैक डोनेशन के बाद यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर एक से बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बैक डोनेशन से इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी का हमें आइडिया देता है। तो कहने का मतलब बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ कि मेटल और कार्बन के बॉन्ड की स्टेबिलिटी तो बढ़ गई, बट कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर बैक बॉन्डिंग की वजह से डिक्रीज हो रहा है। और जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो सिनर्जिक इफेक्ट है, सिग्मा पाई को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और पाई सिग्मा को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इस बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो अब बॉन्ड ऑर्डर से आपने एक चीज समझनी है, बॉन्ड ऑर्डर उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया देता है। और आपने नोट करना है जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना ही फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होता है। अब जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो जो बॉन्ड की इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के डिवाइड बाय म्यू। के यहाँ पे बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट होता है, और जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना ही फोर्स कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए अलग फोर्स कांस्टेंट है, डबल बॉन्ड के लिए अलग, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अलग। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है फोर्स कांस्टेंट भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा उससे बॉन्ड की स्ट्रेंथ का आइडिया आता है। बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता जाता है जितना जितना फोर्स कांस्टेंट बढ़ता जाता है, और फोर्स कांस्टेंट बढ़ने से जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वो भी बढ़ेगी। तो अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी। जैसे आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में देखा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगभग 1600 पर सेंटीमीटर के करीब उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वेव नंबर के फॉर्म में, और ट्रिपल बॉन्ड की लगभग 2200 के करीब होती है। तो जैसे जैसे बॉन्ड
का ऑर्डर बढ़ता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा, बॉन्ड की स्टेबिलिटी चेंज होगी। बॉन्ड की स्टेबिलिटी चेंज होने से फोर्स कांस्टेंट चेंज होगा, और फोर्स कांस्टेंट के चेंज होने से बॉन्ड्स की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो आपने ये चीज देखनी है कि ये सारे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, स्टेबिलिटी बॉन्ड की कम होगी, फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो अब आपने फोकस करना है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच। जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसका बहुत इंटेंस या स्ट्रॉन्ग हमें बैंड मिलता है फ्री स्टेट में, जब किसी के साथ सीओ कंबाइन नहीं करता। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, फोर्स कांस्टेंट हाई है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फ्री स्टेट में कितनी होती है, 2143 पर सेंटीमीटर होती है वेव नंबर की फॉर्म में, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्यादातर हम वेव नंबर को यूज करते हैं। अब जब भी मेटल के साथ कार्बोनिल बॉन्डिंग करता है, जो आपको यहाँ पे शो हो रही है, और वो टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप हो, मतलब एक मेटल के साथ एंड पे प्रेजेंट हो, ब्रिजिंग ना करे, तो टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप में क्या देखा गया कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 2143 नहीं है, उसकी जो रेंज आ रही है वो मोस्ट ऑफ केसेस में 2125 से लेके 1850 पर सेंटीमीटर के बीच आ रही है। कहने का मतलब क्या है कि जब वो टर्मिनल पोजीशन के अंदर आके मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो आप देखोगे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वेव नंबर की फॉर्म में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, फोर्स कांस्टेंट कम हो रहा है। फोर्स कम होने का मतलब स्टेबिलिटी बॉन्ड की कम हो रही है, स्टेबिलिटी क्यों कम हो रही है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। तो इसका मतलब जब सीओ बॉन्डिंग करता है मेटल के साथ तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। और इससे हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि अगर सी और ओ का बॉन्ड वीक हो रहा है तो नेचुरली मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आपको पूछेंगे कि आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मेटल कार्बोनिल का डिस्कस करके बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपने पहली बात ये समझानी है कि बॉन्ड ऑर्डर और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। दूसरी बात, जब कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री है तो आईआर स्पेक्ट्रा अगर आप उसका रिकॉर्ड करोगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2143 पर सेंटीमीटर है फ्री स्टेट में। जब वो टर्मिनल सीओ होगा, बॉन्डिंग करेगा मेटल के साथ, जब बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने से उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आप देखोगे कम हो रही है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब उसका फोर्स कांस्टेंट कम हुआ है, स्टेबिलिटी कम हुई है बॉन्ड की, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर में कमी आई है। तो बॉन्ड ऑर्डर में कमी आई है, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेंगे, जब मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन्स को इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग का आपको प्रूफ मिलेगा कि जब भी सीओ मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है, सीओ के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रहे हैं। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब सीओ के बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है और मेटल और कार्बन के बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यहाँ से आपको प्रूफ मिल जाएगा कि बैक बॉन्डिंग होती है। अब इसके आपने कुछ पॉइंट्स और एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, वो पॉइंट कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मॉलिब्डेनम के साथ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है ये वाला, इसमें 6 सीओ ग्रुप अटैच हैं, और इन सीओ ग्रुप्स की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है फ्री में 2143 होती है, जब ये बॉन्डिंग कर रहे हैं तो कितनी है, 2004 पर सेंटीमीटर है। तो नो डाउट इसमें बैक बॉन्डिंग हुई है क्योंकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। बट हम अगर एक और कॉम्प्लेक्स देखें जिसके अंदर हमने एक सीओ ग्रुप को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ऐसे लिगेंड के साथ जिस लिगेंड की पाई एसिडिटी या पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है, उसके साथ हमने रिप्लेस कर दिया। जो हमने लिगेंड यहाँ पे यूज किया है, दिस लिगेंड इज बेसिकली डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। आपने इन लिगेंड तो पढ़ा हुआ है अभी, CH2NH2 CH2NH2, ये होता है इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, बट इसके अंदर तो दो ही डोनर एटम है नाइट्रोजन, बट इसके अंदर कितने होते हैं डोनर एटम, नाइट्रोजन 3 होते हैं। ठीक है, एक तो आपका ग्रुप आ जाएगा
बेसिकली CH2 NH2 ट्वाइस ये ग्रुप होगा आपका, तो इसके साथ क्या ग्रुप अटैच होगा, NH ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ पे टोटल 3 नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम होंगे, और नाइट्रोजन की कोई एबिलिटी नहीं है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो आपने क्या किया, अभी 6 में से 3 कार्बोनिल ग्रुप को चेंज कर दिया किसके साथ, डाइईन के साथ। डाइईन ऐसा लिगेंड है जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। तो जब आप देखोगे कि मॉलिब्डेनम की सराउंडिंग में 3 तो CO ग्रुप है, ठीक है, तो बाकी जो 3 ग्रुप हैं वो क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, बाकी जो 3 ग्रुप हैं वो क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक है। ये जो है 3 नाइट्रोजन ग्रुप जो हम रिप्लेस कर रहे हैं ट्राई इन के, उनमें से 2 की मैंने बॉन्डिंग शो कर दी। अब ये फर्दर कनेक्ट है किसके साथ, CH2 ग्रुप के साथ। तो ये वाला NH2 आपके पास आ गया, CH2 CH2, और ये CH2 फर्दर कनेक्ट है N के साथ, और इस NH2 का भी फर्दर कनेक्शन किसके साथ है, CH2 के साथ, CH2 के साथ, और ये फर्दर नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है। अब जो नाइट्रोजन है वो यहाँ से एक बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ, मॉलिब्डेनम के साथ। तो टोटल आप देखोगे यहाँ पे 3 नाइट्रोजन एटम डोनर की फॉर्म में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और 3 क्या है, CO है। अब आप नोट करो, तीनों के तीनों क्या करेंगे, मॉलिब्डेनम के साथ सिग्मा बॉन्ड तो बनाएंगे, जिसके कारण मॉलिब्डेनम को क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। अब मॉलिब्डेनम ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करना है, तो वो ट्रांसफर किसे करेगा, CO को करेगा, क्या बनाएगा, उनके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। बट CO अब कितने, 3 ही है। पहले इसके पास कितने CO थे, 6। तो पहले इसके पास 6 साइट्स थी जहां पे ये अपने डी इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सकता था। अब सिर्फ इसके पास कितने ऑप्शन है, 3 ही है, क्योंकि बाकी 3 पोजीशन पे अब नाइट्रोजन एज ए लिगेंड एक्ट कर रहा है, और नाइट्रोजन पाई एक्सेप्टर नहीं है, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है जो अपना लिगेंड है। इसका मतलब जितनी मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी सिग्मा डोनेशन के बाद, उस सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसे लेना पड़ेगा, 3 CO ग्रुप को लेना पड़ेगा। कहने का मतलब पहले 6 काम कर रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, अब काम कर रहे हैं 3, तो 6 का काम 3 को करना पड़ेगा। इसका मतलब मॉलिब्डेनम क्या करेगा, ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इन तीनों में बांट देगा। तो इनके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, जितने ज्यादा आएंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती जाएगी। तो आप देखो इस कॉम्प्लेक्स में तो 2004 पर सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी, इसमें सिर्फ 1760 ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अब 6 लिगेंड का काम 3 कर रहे हैं। देखो सिग्मा तो 6 ही बन रहे हैं, बट 3 क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन बना रहे हैं, और नाइट्रोजन के अंदर वापस इलेक्ट्रॉन लेने हैं जो पाई बॉन्ड के, उनको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि जो ये लिगेंड हमने चूज किया है ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है। तो अब पाई एक्सेप्टर का काम 6 कार्बोनिल की बजाय कितने को करना पड़ेगा, 3 को करना पड़ेगा। इसका मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अब वो 6 कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय 3 पे जाएगी। तो 3 को ज्यादा बैक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जितने ज्यादा बैक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा, और उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में क्या आएगी, कमी आएगी। तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस कर देते हो ऐसे लिगेंड के साथ जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन बैक लेने की टेंडेंसी नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन बैक कौन नहीं एक्सेप्ट कर सकते, जिनके एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी नहीं है, तो इस लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग में वापस इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो 6 लिगेंड का काम अब कितने को करना पड़ेगा, 3 को करना पड़ेगा। तो नेचुरली 3 पे लोड बढ़ जाएगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे 3 के अंदर, तो उसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में और भी कमी आएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जितनी बैक बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती जाएगी। फ्री स्टेट में 2143 है, जब मॉलिब्डेनम में बॉन्डिंग की 2004 है, और जब 3 लिगेंड हमने हटा के 3 ऐसे लगा दिए जिनकी पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, तो और भी कम होगी, 1760 होगी, क्योंकि अब 6 का काम 3 ही करेंगे, तीनों ने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना है, अब एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे एक प्रूफ आ गया अभी पाई बॉन्डिंग से, आप नोट कर सकते हो जैसे जैसे पाई बॉन्डिंग होगी बैक बॉन्डिंग मेटल से कार्बोनिल की तरफ
तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है जो वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता जाएगा। एक तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपका मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो मेटल के पास पहले से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो सीओ जब डोनेशन करेगा तो और भी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जितना मेटल पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी ही बैक डोनेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उतनी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो जितना मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही बैक डोनेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितनी बैक डोनेशन सीओ पे ज्यादा होगी उतना ही सी और ओ का बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो जो मेटल नेगेटिव स्टेट में कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं उनमें पाई बॉन्ड की जो बैक डोनेशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा होती है, जिस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा वीक होता है, तो उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम आती है। अब आप ये दो कॉम्प्लेक्स देखो, क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सीओ के पास 6 के पास 12 36 है, और वनेडियम के पास 23 होते हैं, 6 के पास 12 और एक नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्रोमियम जीरो स्टेट में है, इसमें वनेडियम -1 में, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, बट आप इसमें सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, 2000 है, और इसमें 1860 है। क्यों है, कारण क्या है, इसमें मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, जितना मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उतनी ही बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और जितनी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना ही, जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग बढ़ती है वैसे वैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है, और वीक होने से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। ये आपने नोट करना है। अब इसके उल्ट अगर मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो जब उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज नहीं आएगा, तो उसकी बैक डोनेशन की पावर कम हो जाएगी। जैसे देखो ये वाला ऊपर हमने अभी एग्जांपल पढ़ा है कि 2000 पर सेंटीमीटर पे देता है, 36 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब आप देखो इसका मैग्नीज का केस, मैग्नीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 देंगे 12, और एक पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा आपका 36, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट इसमें क्रोमियम का चार्ज 0 है, इसमें मैग्नीज पे चार्ज +1 है। तो अब मैग्नीज पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बैक डोनेशन, पाई बैक डोनेशन क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है। तो जितनी पाई बैक डोनेशन कम होगी उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 2000 है, देखो इसमें कितनी है, 2090। तो अगर आप इन तीनों को कंपाइल कर लो अब, तो जिसमें नेगेटिव चार्ज आएगा मेटल पे उसकी सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, फिर न्यूट्रल वाला उसकी ज्यादा है 2000, बट सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये बात आपने नोट करनी है। और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसमें क्या है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2090। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है सीओ बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम हो रही है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे बैक डोनेशन कम हो रही है, इस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो दो बातें आपने नोट करनी है, जब भी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होते जाएंगे। जितनी बैक बॉन्डिंग कम होगी उतना ही मेटल और कार्बन के बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी, तो उस केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज बढ़ते जाएंगे। तो आपने इस तरीके से प्रूव करना है मेटल कार्बोनिल में भी बैक बॉन्डिंग कैसे कैसे इम्पैक्ट होती है मेटल की ऑक्सीडेशन के साथ, लिगेंड्स के नेचर के साथ, ये आपने उसमें प्रूव देने हैं। पहले आपने मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है, पहले सिग्मा डोनेशन फिर पाई बैक डोनेशन, दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। तो ये हमारा केस था पहला मेटल कार्बोनिल का। दूसरा आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की जिसमें मेटल के साथ बॉन्डिंग कौन कर रहे हैं, अल्कीन कर रहे हैं, ठीक है, और इनको हम बोलेंगे मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस। इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होगा मेटल का जो लिगेंड होगा वो अल्कीन होगा, और सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन आपको पता है इथीन है, और इथीन जहां पे लिगेंड की फॉर्म में एक्ट करेगा उन्हें बोलेंगे हम मेटल अल्कीन कॉम्प्लेक्सेस। और जहां पे मोस्टली मेटल आयंस होते हैं वो होते हैं प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, प्लेडियम 2 पॉजिटिव, या कॉपर 1 पॉजिटिव, सिल्वर 1 पॉजिटिव, ये सारे
आपके केसेस होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है जीसस सॉल्ट। जीसस सॉल्ट क्या है? प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है इसके साथ इथीन के साथ। तो जब पोटाशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट है ये आपका, अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो ये पोटाशियम टेट्रा क्लोरो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसे लिखूंगा प्लेटिनेट। और इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 वोल्ट। जब इसमें से इथीन गैस को पास कराया गया और इसका एक्वा सॉल्यूशन था, तो क्या हुआ? जीसस सॉल्ट बना। और जीसस सॉल्ट के अंदर जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन बॉन्डेड हैं और एक इथीन बॉन्डेड है। तो जो इसकी बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग में प्लेटिनम स्क्वायर के सेंटर पे है, 3 क्लोरीन हैं जो स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं, और जो इथीन का पाई बॉन्ड है उसका बिल्कुल सेंटर प्लेटिनम के साथ स्क्वायर के कॉर्नर पे है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस जिसके अंदर प्लेटिनम है जो वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पे -1 यूनिट चार्ज है। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स सेलेक्ट करोगे तो 3 इंटू -1 प्लस इथीन न्यूट्रल होता है इज इक्वल टू आएगा -1। तो x जो आएगा आपका -1 प्लस 3 क्या आ गया? +2 आ गया। तो प्लेटिनम जो है वो इसमें 2 पॉजिटिव स्टेट में है, और जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड का सेंटर है, डबल बॉन्ड का सेंटर, वो इसके साथ क्या कर रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ये आपने नोट करना है, दिस इज दी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ 3 क्लोरीन एंड प्लेटिनम एटम। जिस प्लेन में तीनों क्लोरीन और प्लेटिनम पड़े हैं, उस प्लेन के ये मॉलिक्यूल है जो इसका डबल बॉन्ड है, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये सबसे पहले आपने इसमें बात समझनी है। और जो इस लिगेंड के ट्रांसपोजिशन वाला ये क्लोरीन का बॉन्ड होगा, ये कंपैरेटिवली क्या होगा? लॉन्गर इन लेंथ होगा। ठीक है, तो कहने का मेन मीनिंग है कि इसमें ना जो इथीन होगा, इथीन आपको पता है प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसकी प्लेनरिटी क्या हो जाती है? डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने इसकी बॉन्डिंग को समझना है कि इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई है। बॉन्डिंग में वही सेम सिनर्जी इफेक्ट लगेगा, बट सिनर्जी इफेक्ट समझने से पहले आपको इथीन के मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग का नेचर पता होना चाहिए। इथीन के अंदर आपको पता है अभी जो कार्बन होता है इथीन में, वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और उस sp2 हाइब्रिडाइज के 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और हर एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है, और उस अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल के साइड बाय साइड ओवरलैप से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। बट अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करें, तो आपके जो पाई बॉन्डिंग हो रही है, उस पाई बॉन्डिंग में 2 p ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। तो इन अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से आपके 2 चांस हैं। एक तो इनका हो जाए एडिशन मोड। तो एडिशन मोड से क्या होगा? इन दोनों के एडिशन मोड में जाने से क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। और जब ये सब्ट्रैक्शन मोड में जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इससे। एक से बनेगा आपका बॉन्डिंग और दूसरे से बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग। ये सिचुएशन होगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं अब इसका एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। दूसरे के साइन आप लोग के चेंज कर दोगे, यहाँ पे माइनस साइन होगा और यहाँ पे प्लस साइन होगा। तो ये आपके पास क्या रहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा इसका।
ठीक है, तो जब p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे LCO अप्रोच से, तो p ऑर्बिटल जब पाई बॉन्ड बनाएंगे ना, तो पाई बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, बट उसके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम क्या होगा, p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो गया और एक क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग जनरेट हो गया। अब दोनों p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इट मींस आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, एम्प्टी होगा। एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर आप इस केस में अब देखोगे कि इथीन के जो मॉलिक्यूल हैं उसमें जो उसके पाई ऑर्बिटल्स हैं, पाई ऑर्बिटल दो तरीके के, उसके एक है बॉन्डिंग और दूसरे हैं एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग है वो फिल्ड है और जो एंटी बॉन्डिंग है वो एम्प्टी है। बिल्कुल अगर आप इसको मैच करो तो ये कार्बोनिल की तरह है। तो जब बॉन्डिंग होगी इसकी मेटल के साथ, तो मेटल के साथ बॉन्डिंग में भी दो तरीके के केस इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले क्या होगा, मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल के साथ, जो मेटल का एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा उसके साथ जो इथीन का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपको पता है कि दो लोब हैं, ये बड़े, ठीक है, एक आपका जिसका वेव फंक्शन का साइन क्या है, प्लस है, और दूसरे का वेव फंक्शन का साइन क्या है, माइनस है, ये बड़ा बॉन्डिंग है। तो इथीन के मॉलिक्यूल के प्लेन के ये परपेंडिकुलर होंगे, एक तरफ होगा आपका बॉन्डिंग वाला केस और दूसरे बॉन्डिंग वाले केस का पॉजिटिव वेव फंक्शन और दूसरी तरफ होगा नेगेटिव वेव फंक्शन। तो इनके बीच क्या होगा, ओवरलैप होगा और इस ओवरलैप से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस ओवरलैप से क्या बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ओवरलैप शो करना है। अब दूसरी बात क्या होगी, मेटल के पास जब सिग्मा बॉन्ड से डोनेशन से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सेम केस जैसा हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में पढ़ा था। तो अब क्या करेगा मेटल, अपने फील्ड ऑर्बिटल्स को यूज करेगा। जो रेड में शो कर रहा हूँ वो मेटल के फील्ड हैं। इन फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को ये का इथीन के एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर कर देगा। तो जो मेटल के ये वाले फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये फील्ड ऑर्बिटल मेटल के इथीन के एंटी बॉन्डिंग के साथ क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ये इथीन के एंटी बॉन्डिंग है, रेड वाले। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बैक ट्रांसफर कर दिया किसको, इथीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो बेसिकली क्या हुआ, मेटल के साथ इथीन के मॉलिक्यूल ने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया और मेटल ने क्या किया, वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए किसके, इथीन के एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से क्या होगा, जो मेटल और कार्बन इथीन की बॉन्डिंग थी वो तो स्ट्रांग हो जाएगी, मेटल और इथीन की बॉन्डिंग तो स्ट्रांग हो जाएगी। बट एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब वापस इस एंटी बॉन्डिंग में जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो जिससे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके में जिस तरीके से हमने देखा था कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में जैसे ही पाई बैक बॉन्डिंग होती है तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड पाई को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, सिनर्जिक इफेक्ट लग रहा है। तो इस बॉन्डिंग की अगर आप कंप्लीट पिक्चर देखोगे तो इथीन के मॉलिक्यूल ने सिग्मा बॉन्ड जब बनाया तो अपने कौन से ऑर्बिटल यूज किए, इसने बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग का मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ क्या हुआ, ओवरलैप हुआ, ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन गया। और जब बैक बॉन्डिंग हुई है तो मेटल ने अपने फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट कर दिए किसके अंदर, इथीन के एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर। तो इससे पाई बॉन्ड बना। अब इस बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ, मेटल और इथीन का जो बॉन्ड था वो तो स्ट्रांग हो गया, बट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था ये वाला, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम केस आपको देखने को मिलेगा जैसे हमें मेटल कार्बोनिल के अंदर देखने को मिला था।
तो पहले एल्कीन लिगेंड ने डोनेट किए 2 इलेक्ट्रॉन अपने कहां से, बॉन्डिंग से, किसके, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। फिर मेटल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए जो फिल्ड ऑर्बिटल थे डी में, उनसे वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसके, इथीन के एंटी बॉन्डिंग में। तो उससे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तो वीक हो रहा है, बट मेटल और इथीन का बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इस टाइप की जो 2 तरीके की बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो इस वजह से क्या हुआ, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, सिग्मा पाई को स्ट्रेंथन कर रहा है और पाई सिग्मा को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो इसकी वजह से मेटल और कार्बन जो इथीन मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्डिंग तो स्ट्रांग हो रही है, बट इथीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो ये आपने जीसस सॉल्ट का केस एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल सेम केस था जैसे था मेटल कार्बोनिल का। तो ये 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, एक मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग, उसमें सिनर्जी इफेक्ट और उनका आईआर स्पेक्ट्रा, और दूसरी बात हमने डिस्कस की है जीसस सॉल्ट।